आप जानते हैं कि बिना पैशन के भी इकोनॉमी काम नहीं कर सकती? और क्या बैंक सिर्फ पैसे जमा करने के लिए होते हैं? आज के इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। पैसा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ना? पर कभी सोचा है ये असल में है क्या चीज, काम कैसे करता है? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में इस पूरे के पूरे सिस्टम का बॉस कौन है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं और सब कुछ समझते हैं। तो देखो, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई पैसे की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि इसके काम क्या क्या हैं। इसके बाद हम मिलेंगे भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से और जानेंगे कि वो हमारी इकोनॉमी को कैसे संभालता है। और हाँ, आखिर में हम आरबीआई के उन खास टूल्स की भी बात करेंगे जिनसे वो महंगाई और मंदी पर कंट्रोल रखता है। तो फिर शुरू करें। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा था ही नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सिक्के नहीं। तो फिर सवाल उठता है, लोग अपना काम कैसे चलाते थे? लेन देन कैसे होता था? उस जमाने में चलता था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। मतलब सामान के बदले सामान। सोचिए, अगर किसी को 1 किलो गेहूं चाहिए और उसके पास देने के लिए एक मुर्गी है, तो उसे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे मुर्गी की जरूरत हो और जिसके पास गेहूं भी हो। कितना मुश्किल है ना? मतलब सही इंसान को ढूंढने में ही दिन निकल जाए। बस इसी झंझट को खत्म करने के लिए सीन में एंट्री हुई एक सुपर हीरो की, जिसका नाम था पैसा। तो आखिर ये पैसा है क्या? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, बस शर्त एक है कि हम सब उस पर भरोसा करें। वो कागज का नोट हो, धातु का सिक्का हो या कुछ और, अगर हर कोई उसे लेन देन के लिए लेने को तैयार है तो बस वही पैसा है। और इसने आते ही व्यापार को एकदम आसान बना दिया। अच्छा, तो पैसा सिर्फ खरीदने बेचने के काम नहीं आता, इसके पास और भी कई सुपर पावर्स हैं। चलिए इसके 4 सबसे जरूरी कामों को एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहला काम तो है विनिमय का माध्यम। मतलब पैसे दो, सामान लो, सिंपल। दूसरा, ये मूल्य का मापक है। इसी से तो पता चलता है कि एक चॉकलेट 10 रुपए की है और एक कार 10 लाख की। हर चीज की एक कीमत तय हो गई। तीसरा, ये मूल्य का संचय है, यानी हम पैसे बचाकर रख सकते हैं अपनी गुल्लक में या बैंक में, ताकि बाद में कुछ खरीद सकें। और चौथा काम, वो है स्थगित भुगतानों का मान। थोड़ा मुश्किल लग रहा है? अरे, इसका सीधा मतलब है ईएमआई और लोन। आज सामान खरीदो और पैसे बाद में चुकाओ। ये सब पैसे की वजह से तो मुमकिन है। तो पैसा कितना पावरफुल है ये तो समझ आ गया। पर अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इससे कंट्रोल कौन करता है? कौन है इस पूरे खेल का रेफरी? मतलब कौन ये तय करता है कि कितने नोट छापे जाएंगे? कौन है जो पूरी इकोनॉमी की नब्ज पर हाथ रख के बैठा है ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं? तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सब आरबीआई के नाम से जानते हैं। ये है हमारे देश का सेंट्रल बैंक और पूरे बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा खिलाड़ी। आरबीआई की कहानी में 2 तारीखें बहुत अहम हैं। एक तो 1 अप्रैल 1935 जब ये बना, और दूसरी 1 जनवरी 1949 जब आज़ादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि ये किसी प्राइवेट संस्था से हटकर अब पूरे देश की संपत्ति बन गया, जो सरकार के अंडर काम करता है। तो ठीक है, आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक बन गया, पर इसकी काम क्या है? इसकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? चलिए अब ये देखते हैं। आरबीआई के काम ना बड़े मजेदार हैं। सबसे पहले तो हमारी जेब में जो नोट है वो यही छापता है। दूसरा, ये सरकार का बैंकर है, मतलब सरकार के सारे पैसे का हिसाब किताब यही रखता है। तीसरा, ये बैंकों का बैंक है। जैसे हम मुश्किल में अपने बैंक के पास जाते हैं, वैसे ही सारे बैंक मुश्किल में आरबीआई के पास जाते हैं। और सबसे जरूरी, ये इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। और हाँ, देश का जो विदेशी मुद्रा का खजाना है ना, उसकी चाबी भी आरबीआई के पास ही रहती है। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आरबीआई 2 रुपए से लेकर 2000 तक के सारे नोट छापता है, सिवाय एक के। वो है 1 रुपए का नोट। वो आरबीआई नहीं, बल्कि हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करता है।
और उस पर गवर्नर के नहीं बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। है ना मजेदार बात? तो हमने ये तो समझ लिया कि आरबीआई पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है, पर सवाल ये है कि कैसे? उसके पास ऐसा क्या है, कौन से जादुई टूल्स हैं जिससे वो ये सब कर पाता है? चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आरबीआई के इस जादुई टूलकिट का एक ऑफिशियल नाम भी है, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके आरबीआई ये तय करता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, ताकि इकोनॉमी की गाड़ी एकदम स्मूथ चलती रहे। तो पहला टूल है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा होता है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा उन्हें आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। मान लीजिए 4%। तो अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो 4 रुपये आरबीआई के पास गए। अब बैंक सिर्फ 96 रुपये ही लोन में दे सकता है, यानी मार्केट में पैसा कम हो गया। अगला टूल है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये CRR जैसा ही है, पर एक छोटा सा फर्क है। इसमें भी बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का एक हिस्सा अलग रखना पड़ता है, लेकिन आरबीआई के पास नहीं बल्कि अपने ही पास। ये पैसा वो कैश, सोना या सरकारी सिक्योरिटीज के तौर पर रखते हैं। इसका भी मकसद वही है, बैंकों की लोन देने की ताकत पर थोड़ा कंट्रोल रखना। अब देखते हैं आरबीआई इन टूल्स का इस्तेमाल करता कैसे है। सोचिए, जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा? वो CRR और SLR जैसी दरें बढ़ा देगा। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा और महंगाई पर लगाम लगेगी। और इसका ठीक उल्टा होता है मंदी के टाइम पर। तब आरबीआई इन दरों को घटा देता है ताकि मार्केट में पैसा ज्यादा आए, लोग ज्यादा खर्च करें और इकोनॉमी फिर से रफ्तार पकड़े। तो ये थी कहानी पैसे और बैंकिंग की। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का जमाना तो यूपीआई और डिजिटल करेंसी का है ना? तो अब सवाल ये है कि इस बदलती हुई दुनिया में आरबीआई का रोल कैसे बदलेगा? क्या उसके ये पुराने टूल्स तब भी उतने ही कारगर होंगे या फिर उसे कुछ नए हथियार बनाने पड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मनी एंड बैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।